एवरीवन, वेलकम टू पब्लिक वॉइस और मैं हूं आपका मेजबान हमजा इश्तियाक। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त सियासी हलचल है, गहमा गहमी है और आइन और कानून का तकाजा है कि एक शख्स के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी होते हैं, मगर उस घर की चार दीवारी को कवर करने के लिए जिस घर में जाकर उस शख्स को गिरफ्तार करना होता है, एक पब्लिक की वॉल बन जाती है। बहुत से लोग जमा हो जाते हैं और वो गिरफ्तारी को रोकने की कोशिश करते हैं। अब उन लोगों को इस बात का भी इदराक है या नहीं कि कानून और आइन के मावरा अगर किसी शख्स को आप करार दे देंगे तो कल को आपके आइन की और कानून की हैसियत क्या रह जाएगी। अगर उनके कुछ शकूक शुबहात हैं, कुछ तहफुजात हैं कि शायद उनको मार दिया जाएगा, कुछ ऐसे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तो सियासत में बहुत बहुत कुछ होता है और एक लीडर को दलेराना फैसले करने चाहिए बजाय कि वो पब्लिक की वॉल बनाकर पीछे छुपे। अब यहाँ पे इमरान खान साहब के तोशाखाना रेफरेंस की बात। इमरान खान साहब जो है वो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने तोशाखाना केस में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी की मनसूखी के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। ये वही मामला है जिसके चक्कर में कल इस्लामाबाद पुलिस लाहौर जमान पर पहुंची और इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना चाहती, लेकिन वो वार्निंग देकर चली गई। अब बात यह है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब जो है वो वारंट की मनसूखी की दरखास्त जो है इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में दायर कर चुके हैं और इस्लामाबाद की अदालत ने इमरान खान की जानिब से दायर दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने 28 फरवरी को तोशाखाना से मुतालिक फौजदारी केस में अदम हाजिरी पर इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। इस रोज चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर फर्द जुर्म आयद होना थी। फर्द जुर्म बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप देख सकते हैं कि फर्द जुर्म इससे पहले भी कई सियासी रहनुमाओं के ऊपर लग चुकी। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के ऊपर भी लगना थी, लेकिन वो फिर मामला नैब पे आगे से खत्म हो गया। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के ऊपर भी फर्द जुर्म आयद हुई थी, 1 मिनट की सजा हुई थी और कुछ लम्हों का जुर्माना हुआ था, लेकिन उनको सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि उनको वजारत उज़्मा से नाअहल कर दिया गया। तो ये फर्द जुर्म आयद होने का मतलब ये है कि आपके ऊपर चार्ज और फ्रेम लग जाना है, यानी कि वो जुर्म जो आपने किया है उसका चार्ज लग जाएगा और फिर ट्रायल उसके अकॉर्डिंगली चलेगा। लिहाजा इमरान खान साहब इस चीज को फेस नहीं करना चाहते थे, वो जमान पार्क से पहुंचे ही नहीं अदालतों में और तमाम जो है वो इस चक्कर में जो वारंट गिरफ्तारी जारी की है जज साहब ने कि जनाब कम से कम अदालतों में पेश तो हो, लेकिन खान साहब की इस कॉल के चक्कर में ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया जमान पार्क पहुंचो और तहरीक इंसाफ के कारकुनान जमान पार्क पहुंचे और उन्होंने हर किस्म की गिरफ्तारी को जो है वो रोके रखा। अब ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ी टेंशन है पूरी हुकूमती मशीनरी के लिए कि अब अगर खान साहब की गिरफ्तारी के हुक्म जारी होते हैं और खान साहब गिरफ्तार नहीं होते तो फिर हमें क्या लाहमल अपनाना चाहिए। जाहिर सी बात है, कानून है, एक आइन है, हमने उसका भी तो जो तहफुज है वो सबसे ज्यादा मुकद्दम रखना है। अब इस तमाम मौजूद के ऊपर बात करेंगे कि कानूनी पहलू क्या हो सकते हैं, खान साहब गिरफ्तार होते हैं तो क्या आ सकते हैं और सियासी मंजरनामा पे इसकी क्या पिक्चर आएगी। लेकिन इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट और जो है वो एक खुशाइंद बात यह है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा बहाल हो गए हैं और आज उनके मुज़ाकरात जो है वो शुरू होने जा रहे हैं। यानी ये जो तातुल आया था ये 9 फरवरी को पहले खत्म हुए IMF के साथ मुज़ाकरात। उसके बाद स्टाफ लेवल के बहुत जो है वो स्टार्ट होने थे, लेकिन कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से या कुछ और दीगर वजूहात की वजह से वो स्टार्ट नहीं हो पाए और पाकिस्तान को बहुत सी मुश्किलात का सामना था, क्योंकि जब तक स्टाफ लेवल के मुआहदे नहीं होंगे पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की रकम नहीं पहुंचेगी, जो पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन का किरदार अदा कर रही है। और अगर वो पहुंचेगी तो फिर ही आपके दोस्त ममालिक भी आपके ऊपर एतमाद करेंगे और आपकी जो मुआशी फिजा है ये बेहतर होने के इम्कान है। वरना आप ऐसी मुश्किल से गुजर रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है भी है उसमें और इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी भी अगर आपको फेस करना पड़ रही है और इन तमाम को अगर मिक्सअप किया जाए तो पाकिस्तान तकरीबन डिफॉल्ट कर चुका है। डिफॉल्ट से बचने के लिए जरूरी है आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को भी खत्म करें और इकोनॉमिकली आप IMF के साथ चलें, जो IMF की शराइत है वो पूरी करें। तकरीबन 90% जो है वो पूरी हो चुकी है उनके मुतालबात और शराइत, और जो दीगर रह गई हैं वो भी पूरे हो जाएंगे और स्टाफ लेवल के मुआहदे होते ही पाकिस्तान के लिए कुछ खबरी जो कुछ अच्छे मामला हैं, कुछ अच्छी खबरें जो है वो आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान की अपनी जो इंडस्ट्रीज हैं, अपना जो खुद कफालत का जो एक सिस्टम था वो बहुत ज्यादा मुतासर हुआ है और उसमें सबसे ज्यादा मुतासर हमारी ज़राअत हुई। ज़राअत हमारे सैलाब की वजह से बहुत ज्यादा मुतासर हो रही है और खजूर जिसका एक बहुत बड़ी जो है वो मार्केट भी है, बहुत बड़ी हम ट्रेड भी करते हैं, बहुत बड़ी हम एक्सपोर्ट भी करते, इंपोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो जो सैलाब की वजह से जो तबाहकारियां हुई हैं, जो फसलों को क्रॉप्स को, उनमें सबसे ज्यादा जो है वो खजूरों की जो फसलें हैं
उनमें जो है वो तातुल आया, उनमें खराबी पैदा हुई। और अब बात यह है कि कराची के मरकजी खजूर बाजार में ली मार्केट की खजूर जो है ताजरों के दरमियान रवा सीजन बदतरीन सूरत हाल का सामना करना पड़ा। मुकामी सतह पर खैरपुर सिंध और बलोचिस्तान के इलाके पंजकोर और तुर्बत में पैदा होने वाली खजूर की फसल सैलाब की जद में है और बाजार में मुकामी खजूर का स्टॉक जो है ना होने के बराबर है। इसलिए पाकिस्तान की जो खजूर की एक सनत है ये शदीद तरीन मुतासिर है। जो ईरानी खजूर है वो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, मजाफाती खजूर जो है ईरानी वो भी इम्पोर्ट कर रहे हैं, और जो मजाफाती खजूर है वो तकरीबन ये भी इसकी भी इम्पोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा मुतासर हुई है, क्योंकि हमने दरामदात के ऊपर भी पाबंदियां लगाई। लिहाजा अब रमजान में खजूर क्योंकि हमारी एक उम्मत मुस्लिमा का एक बड़ा खासरा है और हम बड़ी पसंद करते हैं, वो ऐसी खुराक है, तो उसमें हमें बहुत ज्यादा महंगाई देखने को मिलेगी। वो खजूर जो आपको 8,000 रुपए मन मिल जाती थी, अब वो आपको 15-16 हजार रुपए में मिलेगी, यानी प्राइसेस डबल हो जाएंगे और इसका इम्पैक्ट जो है तमाम चीजों के ऊपर भी पड़ने वाला है। इसी के साथ साथ पंजाब समेत मुल्क भर में जान बचाने वाली जरूरी अद्वियात जो है वो नापैद होती जा रही है। दवासाज कंपनियां जो है उनकी दीगर मजबूरियां हैं, वो कहते हैं कि जब इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगने से कुछ ऐसा रॉ मटेरियल या कुछ ऐसे मटेरियल्स हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे जिसकी वजह से हमें अद्वियात नहीं बनाई जा रही, और दवासाज कंपनी की जानिब से दवाइयों की गैर अलानिया पैदावार रोकने से जिंदगी बचाने वाली दवाओं समेत कई दूसरी दवाएं जो हैं वो भी नायाब हो गई। अब महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक सूबे के 41 अजला के मेडिकल स्टोर, फार्मेसीज और कैंसर अमराज कलब जो बीमारियां हैं असाबी आर्जे के इलाज के लिए अद्वियात मुतअद्दिद जरूरी एंटीबायोटिक्स भी दस्तियाब नहीं है। ये एक बिल्कुल अलार्मिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान की हाई कमान को इस चीज के बारे में जरूर सोचना होगा कि लाइफ सेविंग ड्रग्स पर कम से कम पाकिस्तान में उनकी सप्लाई चेन तो मुतासर ना हो। इसके ऊपर इसकी वजूहत क्या है, ये क्यों मुतासर हो रही है और हम इनको बेहतर कैसे कर सकते हैं, इनके ऊपर भी बात होंगे। लेकिन साथ साथ जो माह सयाम आ रहा है, रमजान आ रहा है, उसमें 5 अरब रुपए का रमजान पैकेज दिया गया है जो 2 तबकात में तकसीम होगा। इसमें मुतवसत तबके के लिए आम अवाम के लिए भी पैकेज रखा गया है, उनको दीगर अशिया में सब्सिडी दी जाएगी। तकरीबन यूटिलिटी स्टोर्स के जराये के मुताबिक रमजान रिलीफ पैकेज का 20 मार्च से आगाज होगा और यूटिलिटी स्टोर्स पर 19 अशिया पर 5 अरब का पैकेज 2 तबकात में तकसीम होगा। BISP बेनजीर इनकम सपोर्ट 1 अरब 15 करोड़, आम सार्फिन को 3 अरब 84 करोड़ का रिलीफ मिलने वाला है। जो खुर्दनी अशिया है, जो खुर्दनी तेल है, आटा है, चीनी है, और जो इसके अलावा जो आपकी घरेलू इस्तेमाल की अशिया है वहां पर आपको हुकूमत सब्सिडी देगी, वो देने वाली है। 5 अरब रुपए का ये जो पैकेज पूरे महीने के लिए अनाउंस किया गया है, इसमें सब्सिडी शामिल है ताकि आम आवाम को महंगाई के असरात से महफूज रखा जा सके। लेकिन अगर महंगाई पीछे से बढ़ती रहे, हालात खराब रहे, तो आप किस हद तक सब्सिडी दे सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है हमारे मुआशियात से मुतालिक जानने का। और आखिर में एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि डॉलर भी जो है वो अपनी परवाज कम कर चुका है और रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है। इन तमाम चीजों के ऊपर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, इमरान खान की गिरफ्तारी से मुतालिक और तोशाखाना रेफरेंस में फौजदारी केस से मुतालिक ये जो मुल्क में इस वक्त क्या फैला है, खान साहब की गिरफ्तारी होगी या नहीं, और इसकी रिलीफ के सिलसिले में खान साहब ने अदालत से भी रुजू कर दिया है और तोशाखाना केस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे, उनकी मनसूखी के लिए खान साहब ने अदालत से रुजू कर लिया है। अब इन तमाम हालात में देखना यह है कि खान साहब को ये रिलीफ मिल पाएगा। इससे पहले भी कई रिलीफ ले चुके हैं और रिलीफ मिल पाएगा तो आखिर खान साहब ने अदालतों में अपीयर तो होना है, तो वो अपीयर होंगे तो क्या मामला होंगे और इस तमाम केस के जो है वो क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहे हैं पाकिस्तान की तमाम सियासत के मंजरनामे के। मेरे साथ माहिर कानून मौजूद है नजमुद्दीन साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नजमुद्दीन साहब, सर इम्पोर्टेंट है अब तमाम सिनारियों के ऊपर बात करना कि खान साहब के पास कल इस्लामाबाद पुलिस गई उनको गिरफ्तार करने के लिए, खान साहब नहीं हुए, खान साहब ने अदालत से रिलीफ के लिए रुजू कर लिया। अब क्या होने क्या जा रहा है, कानूनी पहलू क्या है इस तमाम केस? जी बहुत शुक्रिया हमजा, आपने अपने प्रोग्राम के अंदर मुझे इनवाइट किया है आज। तो अगर हम देखें इमरान खान केस के हवाले से, ये तोशा खान रेफरेंस जो है ये बहुत एक अहमियत हासिल कर चुका है, ख़ास तौर पर कल और आज की प्रोसीडिंग के अंदर।
कि जिसके अंदर स्पेशली तौर के ऊपर उन्होंने एक अब दोबारा से केस के अंदर शामिल होने का आज एप्लीकेशन दी सेशन कोर्ट के अंदर, जो कि उनकी रिजेक्ट हो गई है, और जिसके अंदर उन्होंने ये प्ली ली कि वो कोर्ट के सामने पेश होने को तैयार हैं और उनका जो नाकाबिल जमानत वारंट है उसको वापस कर दिया जाए। ताहम कोर्ट ने इसके ऊपर फिर से डिसएग्री किया और उन्होंने कहा कि जब तक इमरान खान अदालत के सामने पेश नहीं होंगे तब तक ये जो वारंट जो है वो मनसूख नहीं किया जाएगा। तो किन अगर हम ग्राउंड्स आम के तौर ऊपर पर नजमुद्दीन साहब, ये किन ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी को चैलेंज किया जा रहा है, उनकी मनसूखी मांगी जा रही है, ग्राउंड्स क्या हो सकती है? देखें, इसके अंदर मुख्तलिफ ग्राउंड से जो पिछली इसकी तारीखें थी जहाँ पर इमरान खान ने पेश होना था, तब इमरान खान ने ये जो है इमरान खान साहब ने ये उज़र लेते रहे, ये ग्राउंड लेते रहे कि मैं मेडिकल बुनियादों के ऊपर पेश नहीं हो सक रहा। तो जब वो पेश नहीं हुए अदालत के बार बार बुलाने के ऊपर, तो उन्होंने नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। तो अब जो है इमरान खान इसके ऊपर मशरूत ही जमानत ले सकते हैं, जो इस बात से मशरूत होगी कि वो आइंदा जो भी पेशी आएगी वो उसके ऊपर पेश होंगे। ताहम अदालत ने जो है इस एप्लीकेशन को तब तक मानने से इनकार कर दिया जब तक इमरान खान खुद पेश नहीं होंगे, और पुलिस इन को ये पर्सन पेश हुक्म नहीं कर। होती, ये अदालत का मौकफ है। जी जी। और अगर खान साहब जो है वो किसी पेशी पर अपीयर नहीं होते तो केस के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे? देखें, इसके ऊपर बड़े केस के ऊपर असरात पड़ते हैं, ख़ास तौर पर ऐसे केसेस के अंदर जब आप पेश नहीं हो रहे और आपको बार बार अदालत के ऊपर बुलाया जा रहा है, तो ना सिर्फ जो है आपकी ज़मानत जो है वो मुकम्मल तौर पर कैंसिल कर दी जाती है, बल्कि आपके खिलाफ फैसला भी एक तरफा सुनाया जा सकता है, जिसके अंदर उनको सुने बगैर ही उनके खिलाफ फैसला दे दिया जाएगा। और उनके वकला जो हैं अपने दलाइल तब तक पेश नहीं कर सकेंगे जब तक वो अदालत के अंदर मौजूद ना होंगे। तो ये उनके केस के ऊपर बहुत अहम अहमियत हासिल कर सकता है। अगर वो पेश नहीं होंगे बार बार, तो अदालत उनको जुर्माना भी कर सकती है केस के अंदर, और इसके अलावा उनके खिलाफ एक तरफा फैसला भी सुनाया जा सकता है। नहीं तो इस केस में अपीयर होना इस्तिस्ना नहीं मिल सकता खान साहब को? क्यों क्यों जरूरी है कि वो लाजमी अपीयर हो इन पर्सन अदालत में? देखिए, इस्तिस्ना जो होती है ये एक स्वाबदीदी इख्तियार है कोर्ट के पास, और ये बात सूरत हाल के अंदर दे भी जाता है जब ख़ास तौर पर कोई ऐसे सियासी फिगर्स और ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो इनके लिए मुश्किल है बार बार पेश आना, और जिनके पेश होने की वजह से बाकी सारे मामला, सिक्योरिटी के मामला की वजह से आम आवाम भी जो है वहाँ पर जलील ख्वार हो रही होती है। तो इन ग्राउंड्स को देखते हुए कई दफ़ा जो है अदालत इसके ऊपर आपको इस्तिस्ना दे देती है, लेकिन ये ग्राउंड तो बनती है वैसे खान साहब के केस में, ये ग्राउंड तो बनती है। जी, अगर देखा जाए तो बिल्कुल बनती हैं। जब वो अदालत में पेश होते हैं तो सिर्फ उस अदालत में काम हो रहा होता है, उसके अलावा जितनी अदालतें वहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा होता। आम लोग जो हैं वो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से वहाँ पर इवन वकला भी नहीं पहुँच पा रहे होते, तो उस एक केस की वजह से बहुत सारे मामलात जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। तो बज़ाहिर तौर पर अगर देखा जाए तो ये ग्राउंड काफ़ी मजबूत ग्राउंड है, लेकिन अगर इसके बावजूद ये तमाम चीज़ें हम देखें तो ये एक सवाबदीदी इख्तियार है जो उस मुतलका अदालत के पास मौजूद होता अच्छा है। नजमुद्दीन तो वो साहब, इम्पोर्टेंट है कि अगर खान साहब के एक मरतबा फिर वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाते हैं, रिलीफ नहीं मिलता उनको गिरफ्तारी के लिए कहा जाता है, तो खान साहब गिरफ्तारी देंगे या ये एक मरतबा फिर जो कल बदनज़मी देखने को मिली थी ये दोबारा देखने को मिलेगी? तो फिर कानून इसके ऊपर क्या कहता है? देखिए, अगर इसको कानूनी तौर पर देखा जाए तो इमरान खान को जो है वो लाजमी है गिरफ्तारी देनी चाहिए और अदालत के सामने पेश होना चाहिए। और जो है अदालत को, लेकिन जो आम तौर पर हम प्रैक्टिस देखते हैं उसमें यही होता है कि जब आदमी खुद अदालत में पेश हो जाता है तो उसको बाकायदा गिरफ्तार करके लाने की ज़रूरत नहीं होती। तो अच्छा, तो बेहतर तरीन तरीका यही है कि वो खुद ब खुद पेश हो जाएं और अदालत से जो है वो रिक्वेस्ट करें, और यही रूल सर ऑफ लॉ का इम्पोर्टेंट ये जो मैं बात पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि खान साहब की गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी हो गए, खान साहब को गिरफ्तार होना चाहिए, ये तो बिल्कुल क्लियर कट है, आईन और कानून में कोई गुंजाइश नहीं है इस चीज की, बिल्कुल होना चाहिए। अब अगर वहां पर इतनी ज्यादा पब्लिक जो है वो इकट्ठी कर ली जाती है अपने आप को सेव करने के लिए, एक बॉल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए, तो कौन सी हुकूमती मशीनरी एक्टिव होगी, क्या होगा, और कानून इसके ऊपर क्या कहता है? देखिए, इसके ऊपर कानून तो बड़ा क्लियर है कि ये जो है मुतलका गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो वहाँ पर जो है सिक्योरिटी एंड पीस की जिम्मेदारी करना तो उनका काम है। तो ये इस्लामाबाद पुलिस का ही काम था कि वो वहाँ पर जो है अपने तमाम जो अमला है वो वहाँ पर मौजूद हो और उनको बाकायदा सिक्योरिटी दी जाए।
तो इसी यानी वजह से जो कानून इस है बात की गुंजाइश देता है कि चाहे जितनी मर्जी पब्लिक खड़ी हो, बाय हुक और बाय क्रुक जो भी एक्यूज्ड है उसको गिरफ्तार किया जाए। जी बिल्कुल, देखें ये तो बड़ा क्लियर कट है कि हुकूमत का काम तो है गिरफ्तार करना। हुकूमत का काम ये नहीं है कि वो किसी भी सियासी दबाव के अंदर आकर, किसी भी अवामी दबाव के अंदर आकर किसी की गिरफ्तारी को रोका जाए। तो ये तो उन लोगों के खिलाफ भी जो है वो अबेटमेंट का केस बन सकता है, जो लोग वहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, कि वो एक मुजरिम को जो है जिसका वारंट गिरफ्तारी उनके पास मौजूद है उसको पकड़ने से रोक रहे हैं, तो ये उनके खिलाफ भी केस बन सकता है। तो ये तो उनके खिलाफ पुलिस भी को केस बन सकता है। बिल्कुल ठीक नजमुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका अपना पॉइंट देने के लिए, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नादरीन, तमाम गुफ्तगू सुनी आपने। कानून बड़ा क्लियर कट है कि अगर गिरफ्तारी के वारंट निकल आते हैं तो फिर गिरफ्तार भी होना लाजमी है, और जो रुकावट पेश करेंगे इस तमाम प्रोसीजर में गिरफ्तारी के, तो उनके खिलाफ भी कानून हरकत में आ सकता है। नादरीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मेरे साथ रहेगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल और उसके बैड एक्सपेक्ट पड़ते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन के ऊपर। अब IMF के साथ मुज़ाकरात दोबारा होने जा रहे हैं, स्टाफ लेवल के मुआहदे भी होने जा रहे हैं, जो कि खुशाइन बात है, क्योंकि इसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। और ये प्रोसीजर ऐसा है कि हम इससे गुजर जाते हैं अच्छे तरीके से तो 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की जो इंस्टॉलमेंट है वो पाकिस्तानी बैंकों को वसूल हो जाएगी, और अल्टीमेटली डॉलर का बहरान भी थमेगा, और मईशत में भी कुछ मुस्बत अशारियाँ ज़रूर आएँगी। लेकिन इन तमाम हालात में जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में गुत्थम-गुत्था हों और ये इतनी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो, उसके एस्पेक्ट तो बैड ही पड़ेंगे। तमाम मौजू के ऊपर मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए आमिर अली साहब मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं और माहिर मुआशियात भी हैं। बड़ी गहरी नज़र रखते हैं IMF प्रोग्राम के ऊपर और तमाम पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर। तो अब इम्पोर्टेंट ये है आमिर अली साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक़्त देने के लिए। सबसे पहले मैं आपके पास ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को लेकर जाऊँगा कि आप इस तमाम पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और ये इमरान खान साहब के ऊपर चल रहे तोशाखाना रेफरेंस के ऊपर आपके क्या कमेंट्स हैं? इसके बाद फिर हम IMF और मुआशियात के ऊपर जाएँगे। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले मैं एक चीज कहूंगा कि कोई भी सियासी जमात है और कोई भी सियासी जमात का लीडर है, देयर इज अ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ बहुत जरूरी है और ये सबके लिए बराबर होना चाहिए। मैं इसमें किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। मैं नहीं कहता कि ये खान साहब को लाजमी पेश होना चाहिए। भाई ठीक है, अगर अदालत ने बुलाया आप पेश हो जाए। अगर किसी और जमात को भी, सियासी जमात के किसी लीडर को किसी बात से अदालत बुलाती है, सबसे रूल ऑफ लॉ में अदालत का काम है जस्टिफिकेशन सामने रखना लोगों के। जस्टिस को नजर आना चाहिए। जस्टिस सिर्फ बुक्स में नहीं होना चाहिए और सिर्फ गरीब आदमी के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि हर किसी के लिए जस्टिस सेम हो। तो मैं इसमें बिल्कुल एक बात कहूंगा कि देयर शुड बी अ रूल ऑफ लॉ। ये बहुत जरूरी है। आमिर साहब, बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, और बतौर वकील, एक माहिर कानून, एक अदना कानून के तालिब इल्म के हमारी भी यही बात है कि कोई भी शख्स आइन और कानून से मुआवरा नहीं है। आपको कानून और आइन के ताबे ही रहना चाहिए। आपको अपनी सुप्रीमेसी महदूद कर देनी चाहिए वहां पर जहां पर आइन की बात शुरू हो जाती है, तभी तो आप लीडर बनते हैं। वरना अगर आप आइन और कानून का डिरेल करके अपनी सुप्रीमेसी बनाना चाहें तो ये फिर बनाना रिपब्लिक तो आप खुद बना रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान पाकिस्तान के तमाम सिस्टम के ऊपर आ जाए। हम मिसाल देते हैं कि रियासत मदीना, तो जब हजरत उमर फारूक मेंबर पे खड़े हुए थे, ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि उनसे भी सवाल कर लिया गया था और उन्होंने उसकी जस्टिफिकेशन दे दी थी। आप जस्टिफिकेशन दे दें, मामला खत्म हो जाता है। कोई भी सियासी लीडर हो, वो अपने अमाल का जिम्मेदार होना चाहिए। नो वन इज अबव द लॉ। दिस इज वेरी only committed in our constitution. और किसी को अपने आप को ट्रीट भी नहीं करना चाहिए ऐसा। लिहाजा अब तमाम चीजों को हम एक साइड पर रखते हैं और मुआशियात की बात करते हैं। पाकिस्तान IMF के पास जो है वो गया था। IMF पाकिस्तान के साथ कुछ अच्छे मामला की तरफ जा रहा है और अल्टीमेटली ये दोबारा आगाज हुआ है। क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे पाकिस्तान को? कब तक ये 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की रकम मिलने जा रही है? और फिर इतनी रकम काफी होगी पाकिस्तान के लिए अपने तमाम मामला को सर्वाइव करने के लिए? क्या कमेंट्स हैं आपके?
जी पहले भी मैं आपसे अर्ज कर चुका हूं कि आईएमएफ का जो प्रोग्राम है ये एक रेगुलेटरी प्रोग्राम है। इसका मतलब इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अदरवाइज आपको आज से 3 दिन पहले $1.5 अरब ऑलरेडी चाइना से मिल चुका है। चाइना के आईसीबीसी बैंक, जिसकी एब्रिविएशन आईसीबीसी है, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, ये चाइना का कमर्शियल बैंक है। दे हैव ऑलरेडी डिपॉजिटेड $1.2 बिलियन इन पाकिस्तान ट्रेजरी, जिसका मतलब है कि वो उस अमाउंट से कहीं ऊपर है जो $1.2 बिलियन आप आईएमएफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आईएमएफ से जो एक्सपेक्ट करने का मतलब होता है उसका सिर्फ ये होता है कि अब दुनिया के मॉनेटरिकल इदारे, बैंक्स और दूसरे ममालिक आपके ट्रेजरी पे ट्रस्ट करना शुरू हो गए हैं। उनको बिलीव हो गया है कि आपकी जो इकोनॉमी है ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। डेफिनेटली स्टाफ लेवल के मुज़ाकरात कामयाब हो चुकी हैं और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बहुत मुश्किल, मैं समझता हूं कि किसी भी पार्टी के लिए ये फैसले आसान नहीं थे। अगर आपने सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज की बात करनी है तो फिर आप इससे डेफर कर सकते थे, लेकिन अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को देखना है, और फॉर गॉड सेक वो लोग जो कहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, अल्लाह माफ करे, खाकम बदहन, वो लोग बिल्कुल एक मस्बत सोच के मालिक नहीं है, वो एक मनफी सोच के मालिक है। और मैं उनको कभी यकीनी तौर पर आपकी बात, आपका पॉइंट अपनी जगह पर दुरुस्त होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट तो ये भी है ना कि आप बात करें कि पाकिस्तान अगर टेक्निकली डिफॉल्ट नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक या पाकिस्तान की पब्लिक की जेबें तो डिफॉल्ट कर गई ना, इस कदर महंगाई और इस कदर तमाम चीजों में इजाफा। रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी का तरीकाकार यह है कि जैसे आपको आईएमएफ ने टारगेट दिया है कि विद इन कमिंग 4 मंथ्स आपको अपने फॉरेन रिजर्व्स को एटलीस्ट 16.5 से 20 अरब डॉलर तक लेके जाना है। दिस इज अ वेरी सेट टारगेट। अगर हम ये अचीव कर लेते हैं तो हम ना सिर्फ टेक्निकल डिफॉल्ट से बाहर आ जाएंगे बल्कि हमारा रुपया रिवाइवल की तरफ चला जाएगा। हमें इस बात को समझने की जरूरत है। दूसरा, गवर्नमेंट को बड़ा इनिशिएटिव लेने चाहिए, कोई ऐसी एमनेस्टी स्कीम लेके आनी चाहिए कि भाई अगर आप अपने रुपए के अगेंस्ट डॉलर्स को या बैंक में फिक्स करते हैं तो उससे आपको इतनी देर में इतना प्रॉफिट आएगा। तो लोगों ने जो पैसे घरों में रिजर्व्स करके रखे हुए हैं उसको वो बैंक्स में जमा करवाते हैं। जब वो बैंक्स में जमा करवाएंगे तो अल्टीमेटली ये ट्रेजरी है जिसका पाकिस्तान के अवाम को भी फायदा होगा और गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा ना, पहले पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा अपना। आपको फॉरेन रेमिटेंस जो है वो इसी वजह से कम हो गया है कि इस हुकूमत के ऊपर, ये गैर यकीनी सूरत की वजह से वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं है अवाम का आपके ऊपर। जब तक ये तो हुकूमत कोई भी होती है ना, जब तो आपको हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए। वो भले पीटीआई की हुकूमत थी, मैं हमेशा प्रो पीटीआई बात करूंगा, वो पीडीएम की गवर्नमेंट है, मैं प्रो पीडीएम बात करूंगा। हुकूमत को आपका एतमाद चाहिए सबसे पहले कि आप इस काबिल हैं कि हुकूमत भी तो वो एतमाद बहाल रखने में कामयाब रहे ना सर। देखिए, हमने अपनी डायरेक्शन ढूंढनी है। कोई भी हुकूमत, ये मैं बिल्कुल गारंटी से कह सकता हूं, उसकी तरजीहात जरूर बदल सकती है, लेकिन हर एक हुकूमत लॉयल होती है अपनी आवाम के साथ। सम टाइम उनकी कोई पॉलिसी बाउंस बैक कर जाती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एतमाद का रिश्ता अवाम और हुकूमत का ये कभी नहीं टूटना चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज है। माई बेस्ट मैसेज फॉर माई ऑल माई पब्लिक इज लाइक दिस कि आप लोग अपना एतमाद कभी ना खोएं। जिस हुकूमत पे आपका एतमाद रहता है वो हुकूमत कभी खत्म नहीं होती और वो मुल्क हमेशा कायम होता है। सर पॉइंट आ गया आपका। अब बात ये है कि आईएमएफ की इस तमाम प्रोसेस से, प्रोग्राम से, हमने जो स्टाफ लेवल के मुहदे भी हमारे होने जा रहे हैं, अब पाकिस्तान के पास को अच्छी खुशखबरियां भी आएंगी। जी, ये आप जो कतर का विजिट है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, you don't take it a very ordinary visit. Most probably Pakistan will get some very good news. और मैं आपको नए प्रोग्राम में जब हम कर रहे होंगे आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। In sense of money, in sense of investment में आ सकती है। आपको एलपीजी पेमेंट में मिल सकती है या तो डेफर पेमेंट पे मिल सकती है। ऑन द अदर साइड ये भी पॉसिबल है कि आपको कतर ये एलपीजी एज अ गिफ्ट दे दे और ये पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट होगी। ये मेरे बात आप याद रखिएगा कि हमने आपके प्रोग्राम में बैठ के इस बात को डिस्कस किया था और मैंने ये अपनी एक गुड जेस्चर जो
मुझे नजर आ रहा है वो मैंने आपको शो किया है कि एंड मुमकिन है पाकिस्तान को एलपीजी फॉर अ सर्टेन टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, जिससे पाकिस्तान अपने एनर्जी क्राइसिस को मीट कर सके। एंड सेकेंडली आप ये भी बात याद रखिएगा कि कतर का जो इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में पैसे इंजेक्ट भी करेगी और मोस्ट प्रोबेबली कोई पैसे पाकिस्तान के अकाउंट में पार्क भी करेगी। तो ये जो We are hoping that it will, ये अच्छा हो जाएगा हमारे लिए अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ जाती है, एलपीजी में हमें रिलीफ मिल जाता है, इट विल बी गुड फॉर पाकिस्तान। जेस्चर देती है, एक बॉडी लैंग्वेज होती है। जब आप देख रहे हैं कि अमीर कतर इज वेरी ग्रेटफुल टू द पाकिस्तान army especially and law enforcement agencies that we helped Qatar to host this all football World Cup, and that was a big achievement for Qatar as well. So Qatar is also, they want to pay back some thanks to Pakistan, and I'm sure that Pakistan is a very good benefit. अच्छा, डॉलर की तरफ आते हैं। I have very short time sir, I have to move on for the next topic. डॉलर की उड़ान में एकदम से तेजी और उसके बाद फिर गिरावट का सिलसिला जारी। क्या समझ रहे हैं ये जो हमें चाइना के बैंकों की जानिब से कुछ हमारे पास पैसे रखवाए गए हैं या आईएमएफ के साथ हमारे मुज़ाकरात जो दोबारा या वो बहाल हुए और स्टाफ लेवल के माहदे हमारे जो होने जा रहे हैं, ये उनके असरात हैं? जी डेफिनेटली उसके असरात हैं। और अगर हम ये तमाम चीजें उसी तरह कर लें जैसे कि आईएमएफ चाहता है और पाकिस्तान गवर्नमेंट भी चाहती है, तो वी विल सी अ वेरी गुड ब्रेक थ्रू। हम एक बहुत अच्छी खबरें देखेंगे कि पाकिस्तान का रुपया ऑफिशियली अगर हम इसे फ्लोट कर दें और हमारे रिजर्व्स $20 बिलियन तक पहुंच जाए, तो आई कैन प्रेडिक्ट कि ये 220-25 रुपए का होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। कब तक रहेगा सर? डॉलर के रिजर्व और डॉलर की गिरावट का तसलसल 2-3 दिन से मुसलसल गिर रहा है, ये तसलसल कब तक बरकरार रखेंगे हम? Within March, I am sure within March, क्योंकि according to some information, Chairman Xi Jinping जो हैं Chinese president हैं, he is also supposed to visit Pakistan on 24 of March. So the next agreements might be we will sign with China, जिसमें बहुत अच्छे agreements हैं. Most probably the total worth can be like. मुझे क्लोजिंग पर जाना है सर। एक आखिरी सवाल आपसे, बिल्कुल कोशिश कीजिएगा उसका शॉर्ट आंसर करने का। अब हमारे मुआहदे होने जा रहे हैं, डॉलर भी जो है वो कम हो रहा है, अच्छी खबरें आप जिस तरह बता रहे हैं, तमाम चीजें हैं। अब महंगाई में और ये रमजान पैकेज भी आ गया, इसमें 5 अरब रुपया जो है वो रिलीफ दिया जा रहा है आम आवाम को, मुतवसत तबके को, अच्छी बात है, सब्सिडी दी जा रही है। महंगाई में कब तक असर पड़ेगा सर? कुछ कम होने जा रही है? देखिए सर, इट इज अ हिस्ट्री के रमजान में कभी भी पाकिस्तान में प्राइसेस नीचे नहीं आई, और नीचे ना आने की वजूहात में बहुत सारी वजूहात भी हैं। एक वजह तो ये भी है कि आज आप जो डिनर करते हैं वो एक सिंगल डिश का होता है, लेकिन जब आप रमजान में थैंक यू सो मच सर, मुझे क्लोजिंग पर जाना है सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम इन द प्रोग्राम। नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू सुनी, अच्छी बातें हैं, अच्छे अशारिये हैं, और आईएमएफ के साथ हमारे अल्टीमेटली मुज़ाकरात कामयाब होने जा रहे हैं। मुआहदा जो स्टाफ लेवल का था वो भी तय पा गया है, और पाकिस्तान में कुछ रकूम आएंगी तो अल्टीमेटली पाकिस्तान को फायदा होने जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि कतर से भी हमें अच्छी खबरें आएं, चाइना से भी अच्छी खबरें आएं, और पाकिस्तान के अंदर से भी कुछ अच्छी खबरें उठें, ताकि पाकिस्तान इस तमाम मैस से बाहर निकल सके। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह।